थोड़ा जो है इतनी अकल नहीं है, हमें पता लग गया। और ये अक्सर बुक्स के अंदर ना इसके अंदर यही गलती है। मैंने कुछ और भी किताबें देखी हैं जो लोकल आथर्स की हैं, जो उन्होंने लिखी हुई है ना, हेरिडेज एथनिक रेंज या वो वाली, उनके अंदर गलती नहीं है। उन्होंने भी कोई ऐसे किया हुआ है, किसी ने कोई फंक्शन लिया हुआ उठा के, किसी ने कोई फंक्शन लिया हुआ है, वो समझ ही नहीं आती कि क्या है। आज हमारा लेक्चर नंबर 29 तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो हमने शुरू किया हुआ। तो कल मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली इसके बारे में बताया था, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के दरमियान में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, और जो प्रोटॉन्स हैं उनके दरमियान में कूलम्बिक फोर्सेस भी होती हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इन सब के दरमियान में फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये यहाँ जो है वो कल बात हुई। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो रेंज है इसकी न्यूक्लियर फोर्स की वो कितनी थी, 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 मीटर का मतलब है कि बहुत शॉर्ट जो है रेंज की फोर्स है, और इसका इफेक्ट यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो ऑब्जर्व होता है। अच्छा, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियंस क्या है आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेज न्यूक्लियन और प्रोटॉन के पेयर्स के दरमियान होती हैं, ये रैपिडली डिके करती हैं, यानी कि रैपिडली ये काम होती हैं और ये अप्रोच करती हैं किसको, जीरो, ठीक है। तो द फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियंस rapidly goes to zero between their pairs. इनके मुख्तलिफ जो पेयर होते हैं, पेयर आपके पास आते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये सारे पेयर हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियॉन्स है इनके दरमियान में जो सेपरेशन होती है वो ग्रेटर दैन होती है एक क्रिटिकल वैल्यू से, ठीक है। तो सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर दैन एक क्रिटिकल वैल्यू, एक क्रिटिकल वैल्यू से जो है वो ग्रेटर होती है। इट मीन्स कि जो हमारे पास गिवन न्यूक्लियाई है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं, अब जाहिर बात है कि इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड करती है। अगर इस क्रिटिकल वैल्यू से वो बढ़ जाता है डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मैंने कल भी आपको बताया था कि उनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो क्या करेंगी, वो कम होंगी। हमने यहाँ पर ये लिखा है कि रैपिडली गोज टू जीरो। अब ये रैपिडली गोज टू जीरो किस तरह के, अब उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो सेपरेशन है, अब वो सेपरेशन जो अगर इंक्रीज होती है खास वैल्यू से, यानी कि उस क्रिटिकल वैल्यू तक तो वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे, लेकिन अगर उस क्रिटिकल वैल्यू से आप ऊपर चले जाए, ठीक है, ये ज्यादा हो जाए, डिस्टेंस बढ़ जाए, तो फिर उनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए, ठीक है। इस बात का ये मतलब, तो इट मीन्स that
a given nuclei cannot attract together with strong force with all other nucleons in the nucleus, but only with few of its neighbors. ठीक है जी। तो जो फोर्स है, पहली बात तो यह है कि डिक्रीज होती है। अब ये जो हमें सेंटेंस से कहेगा इट मींस दैट अ गिवन न्यूक्लियाई कैन नॉट अट्रैक्ट टुगेदर विद स्ट्रांग फोर्स विद ऑल अदर न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस। यानी कि अब आप इस चीज को यूं समझ सकते हैं कि सपोज करें एक न्यूक्लियाई ये पड़ा हुआ है, ठीक है, एक न्यूक्लियाई ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। अब ये न्यूक्लियाई इसका ये नेबर है, ये नेबर है, ये नेबर है, सारे एक दूसरे के नेबर है, ऐसे ही है ना, सारे एक दूसरे के नेबर हमसाए हैं। तो ये हमसाए तो इनके दरमियान में तो स्ट्रांग फोर्स है, ये एक दूसरे को स्ट्रांग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, समझिए बात। ये हमसाए जो है ये एक दूसरे को स्ट्रांग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियाई इधर पड़ा हुआ है या न्यूक्लियाई इधर पड़ा हुआ है, तो क्या इनके दरमियान में फोर्स का इफेक्ट होगा, स्ट्रांग फोर्स का? नहीं, बिल्कुल तो ना नहीं, फिजिक्स इस तरह नहीं होती कि आप ऐसे कैसे नहीं। मैंने शुरू में ये कहा है कि डिस्टेंस के साथ कम होता है। आप ये ना कि नो, बिल्कुल नहीं होता, नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज दैट इट विल डिक्रीज द इफेक्ट, यानी कि सेपरेशन। देखिए नहीं, आप ये क्या लिखा है आपने यहाँ पर, सेपरेशन की बात की, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब ये है, ये समझाने की मतलब ये कि जो नजदीक पड़े हुए हैं, अब वैसे तो क्या होगा, वो पूरे इस तरह फैले होते हैं उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। आप देखें ना, घर होते हैं आपके मोहल्ले के अंदर, घर हैं, 2-3 घर करीब होते हैं, बाकी घर दूर होते हैं। जो करीब वाले घर होते हैं उनको एक दूसरे का थोड़ा सा पता होता है, वो एक दूसरे को मत्थे लगा लेते हैं। लेकिन जो जरा दूर होते हैं और इत्तेफाक और उनसे क्या मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ न्यूक्लियस भी यही कार्य है, ये वाले आपस में एक दूसरे को मत्थे लगा रहे हैं, ठीक है, इनमें इतनी है, लेकिन इनसे जो फासले के ऊपर है उनके साथ इनकी इतनी अट्रैक्शन नहीं। मोहल्ले में भी यही होता है ना, जो करीबी नेबर्स होते हैं उनके साथ हमारी अट्रैक्शन ज्यादा होती है, हमारा ज्यादा मिलना जुलना होता है, ठीक है। एक दूसरे की कीमतें बदखुइयाँ हम ज्यादा करते हैं, लेकिन जो उससे दूर होते हैं उनके बारे में बच्चों को इतना पता नहीं होता, हमारी अट्रैक्शन इतनी ज्यादा। जो नजदीकी रह रहे होते हैं वो लड़ते भी ज्यादा हैं, उनके क्लूजन्स भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, इनके क्लूजन्स भी ज्यादा होंगे, आपस में टकराएंगे भी ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, आपस में टकराएंगे भी, ठीक है। लेकिन जो इनसे दूर दूर है उनके साथ क्लूजन भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी अट्रैक्शन है लेकिन कम, ठीक है। तो इस चीज का ये मतलब यहाँ
फोर्सेस मौजूद हैं लेकिन वो सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करें। ये क्रिटिकल वैल्यू है, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू का मतलब ये है कि इनके दरमियान एक क्रिटिकल डिस्टेंस है, एक क्रिटिकल वैल्यू है फोर्स की। वो जब डिस्टेंस उस क्रिटिकल वैल्यू से बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आप जिनको कह रहे हैं, वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, वो काम होना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखें ना, आप सपोज करेंगे एक स्फीयर है, मैं इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करेंगे ये स्फीयर है, आप ये जितनी चीजें होती हैं, एटम होता है, न्यूक्लियस होता है, अर्थ है, जो चीजें इनको सबको स्फेरिकल लेते हैं क्योंकि स्फीयर जो होता है वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक शेप होती है। तो आप सपोज करें कि एक ये सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं न्यूक्लियन, ये, और कुछ ये अंदर है। अब जाहिर बात है कि जो अंदर वाले हैं इनका आपस में इफेक्ट ज्यादा होगा और जो सरफेस पर पड़े हैं उनका कम। ठीक है, अच्छा ये बात नहीं आता कि मेरे को थोड़ी बहुत समझ आ गई। अब जो कूलम फोर्स है इसके अंदर, ये तो आपने जो बात की है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और आपने ये कहा कि शॉर्ट रेंज होती है, ज्यादा फासले तक एक्ट नहीं करती, कम हो जाता है इसका जो असर है। लेकिन कूलम्बिक फोर्स जो होती है, कूलम्बिक फोर्स इसके मुकाबले में वो लॉन्ग रेंज होती है। ठीक है, वैसे तो आज अब ग्रेविटेशनल फोर्स का और कूलम्बिक फोर्स का आपस में मुआवजा करते हैं, तो वहां पर आप ये कहते हैं कि ग्रेविटी जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होती है क्योंकि उसका असर तो बड़ी दूर दूर तक करता है, और कूलम्बिक फोर्स जो है वो उसके मुकाबले में शॉर्ट रेंज होती है। लेकिन यहाँ पर इसके मुकाबले में कूलम्बिक फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज। ठीक है, तो द कूलम्बिक force is not a short range force। तो कूलम्बिक फोर्स जो है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं है। तो जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, वो कूलम्बिक फोर्स एग्जर्ट करता है अदर प्रोटॉन्स के ऊपर भी, चाहे वो जितने भी डिस्टेंस पे हो। ठीक है, ठीक है, द प्रोटॉन विल exert a coulombic force on other protons irrespective of large distance। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस के जितना डिस्टेंस बढ़ जाए, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर उसका असर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अब आप देखें कि अगर हम प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर के दरमियान में ग्राफ बनाए, ये हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर n है और ये यहाँ पर प्रोटॉन है z। तो ये लाइन आपके पास आती है स्ट्रेट। ठीक है, अब इसमें वो नीचे नंबरों के 20, 40, 50, 60 जितने भी हैं। अब जो हाईली स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं, ठीक है, वो क्लोज हो गए इस लाइन पे। ये जो लाइन है ना आपकी, अब इसमें क्या है कि जब Zn बढ़ रहा है तो Z भी बढ़ रहा है। अब आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर न्यूक्लियाइड होते हैं, वो शुरू होते हैं वो हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर Z और N एक दूसरे के क्लोज आएंगे, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डिफरेंस जिन एलिमेंट्स के अंदर कम होगा वो ज्यादा
स्टेबल होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, वो ज्यादा समझ लिया ना बात, स्टेबिलिटी। ठीक है, वो खुद जो है वो नहीं डिके करते हैं। कोई गल मेरी ना मैं फरमाइश भाई खुद ही दूर कर लिया ते मैं अपना गल की मैं क्या होया मसला वो कहते हैं कि वो 5 मिनट तो बाद चेक करते ही नहीं। तो मैं फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तू मेरा नाम लिखवा दी, कहता आपको थोड़ा शाली नंबर है तो 5 बजे पहुंच जाए। मैं कहा बस ठीक है, डन हो गया, मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं वो मैं दूसरा तरीका 3 बजे निकलना है ठीक जी। हाँ मैंने कहा कहता 5 बजे तुम हॉस्पिटल पहुंच जाना है तो वही ना कहता पाओगे तो 46 का थोड़ा नंबर है, चेक हो जाएगा। जी बाकी ठीक है अच्छा जी। तो मैं ये कह रहा था कि जहां पर Z और N क्लोजेस्ट, Z और N क्लोजेस्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिनके उसके अंदर मैग्नीट्यूड जो है ना वो तकरीबन एक दूसरे के करीब तो वो एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि स्टेबल एलिमेंट का मतलब स्टेबल और अनस्टेबल, इसका मतलब जो है वो जरा हम आगे जाके स्टडी करेंगे जब हम बाइंडिंग एनर्जी पे जाएंगे। लेकिन स्टेबल या अनस्टेबल का मतलब ये है कि वो न्यूक्लियस के जिसको आप ये चाहते हैं कि उसको ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें जो स्टेबल होता है उसके लिए हमें ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत है उसको ब्रेक करने। अब ये मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, अभी मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा। और अनस्टेबल वो होता है जो खुद ही ब्रेक हो जाए, यहाँ जिसको ब्रेक करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी कम। मसला यूरेनियम है, यूरेनियम नेचुरल रेडियो एक्टिव है। नेचुरल रेडियो एक्टिव का मतलब है कि जिस जगह पर पड़ा हुआ है वहां पर वो खुद ही डिके होना शुरू हो जाता है, यानी उसके अंदर से अल्फा बीटा और गामा रेज जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है। तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको या उसके अंदर डिके को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कम बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत होती है। तो जितना स्टेबल न्यूक्लियस होगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अभी बाइंडिंग एनर्जी हमने पढ़नी है कि वो एनर्जी के जिनको बांध के रख दिया, बाइंड करके रख दिया, उनको हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम जो है वो देते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि द हाईली स्टेबल nuclei tends to be a close to line z is equal to, यानी जहाँ पर z n के बराबर आ रहा है। अब z जो हैवीएस्ट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है वो इस लाइन के नीचे हो। ठीक है, जो आपके पास हैवीएस्ट न्यूक्लियाइड है, द हैवी स्टेबल न्यूक्लियाइड will be well below this line, and have more neutrons and protons. और इनके पास ज्यादा न्यूट्रॉन और
प्रोटॉन जो है वो हैवी है ना। हैवी का मतलब है कि उसके अंदर जो नंबर है वो नंबर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मैग्नीट्यूड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का। तो जो टेंडेंसी है एक्सेस करने की न्यूट्रॉन्स को लार्ज मास नंबर्स के ऊपर, वो किस वजह से है? वो कोलम्बिक रिपल्शन की वजह से है। ठीक है, क्योंकि जब कोलम्बिक रिपल्शन होती है तो कोलम्बिक रिपल्शन का मतलब ये है कि प्रोटॉन्स एक दूसरे को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उनके ऊपर कोलम्बिक रिपल्शन है, तो वो क्या करते हैं? प्रोटॉन्स एक दूसरे से अवे जो है वो रिपल करते हैं। तो फिर वहां पर जब वो परे परे जा रहे हैं तो न्यूट्रॉन को एक्सेस करना ज्यादा आसान हो जाएगा। न्यूट्रॉन को तो नहीं ना वो परे कर रहे, न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन के दरमियान तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान में कूलम फोर्स है। ठीक है, वो प्रोटॉन को परे फेंक देते हैं। तो उसकी वजह से आप क्या आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप न्यूट्रॉन्स को एक्सेस कर सकें। तो the tendency to access and success of neutrons at large mass numbers, large mass numbers के ऊपर is the result of Coulombic repulsion. That is because the given nuclei the nucleon interacts with only small numbers of its neighbors. Through strong force, and the amount of energy tied up in the strong force bond between nucleons increases. Just in a proportion to mass. ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या? पहली बात ये मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एक्सेस करने की न्यूट्रॉन्स की,
देखिए जब लार्ज मास नंबर की बात आती है ना, जब आप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं और देखते हैं कि नंबर मास नंबर बढ़ रहा है, तो जब लार्ज नंबर मास नंबर आता है तो वहाँ पर न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। देखो ना, अगर आप देखो ना इसको यूरेनियम को, यूरेनियम 23592 और भी है इसके, इनका आप डिफरेंस निकाल के देख लो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलते हैं, निकल रहे हैं निकल, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो लार्ज मास नंबर का क्यों लार्ज मास नंबर पर ये हो रहा है? कोलंबिक रिपल्शन की वजह से, ठीक है। न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं और जो प्रोटॉन्स हैं उनके दरमियान में जो कोलंबिक फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जो गिवन न्यूक्लियन है वो इंटरेक्ट करता है किसी स्मॉल नंबर ऑफ इट्स नेबर्स। आप देखें, जो मैंने आपको पीछे भी ये बताया है कि जो गिवन न्यूक्लियन होता है वो अपने नजदीकियों के साथ ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। बाकी तो उसमें एक तो कोलंबिक रिपल्शन है, वो तो उनको प्रोटॉन को परे धकेल देगी, ठीक है। हाँ, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स और वो भी वो वाले जो एक दूसरे के करीब भी, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे थ्रू स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड द अमाउंट ऑफ द टाइड अप इन स्ट्रॉन्ग फोर्स बॉन्ड। अब ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स का बॉन्ड है, बॉन्डिंग को समझते हैं, चीजों को जोड़ के रखना, वो समझ बॉन्ड होती है, क्या करती है? चीजों को जोड़ देती है, तो उसको कहते हैं समझ बॉन्ड, चीज जोड़ दे। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स का बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है उनको बांध के रख रही है, उसने बांधा हुआ है, उनको क्लोज लेके आ रही है, सिस्टम को डिस्टेबल नहीं होने देगी। समझ रहे हैं बात? सिस्टम को डिस्टेबल अगर वो ना उनको बांध के रखे, तो मैं कल भी आपको बताया था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो सारे अपनी अपनी मर्जी से वारागर्दियां करें, ठीक है, वो निकल जाए न्यूक्लियस से बाहर, अनस्टेबल हो जाए ना। फिर जब न्यूट्रॉन नंबर बढ़ता है तो फिर अनस्टेबिलिटी भी आती है, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कहते हैं बिटवीन न्यूक्लियस इंक्रीज। अब ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये जो बॉन्ड जो है न्यूट्रॉन नंबर बढ़ता है तो ये एनर्जी भी इंक्रीज होती है जिसने इनको बांध के रखा था। अब बड़ा अजीब सा इफेक्ट होता है कि जब ये इंक्रीज होती है तो पहले इसने इनको बांध के रखा होता है, और फिर जब एक खास लिमिट से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो वो इनको डिस्टेबल कर देती है। देखा ना, यूरेनियम को आप कहते हैं कि यूरेनियम की जिसकी मैंने बात की है, ये नेचुरली अनस्टेबल है। क्यों? इसके अंदर न्यूट्रॉन नंबर बहुत ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन नंबर बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा, वही एनर्जी जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं, जिसने इसको टाइट करके या बांध कर इसको रखा हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी टाइड अप करती है कोलंबिक फोर्स बॉन्ड्स को बिटवीन प्रोटॉन इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन द एनर्जी टाइड द स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि ईच प्रोटॉन जो होता है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है ऑल अदर प्रोटॉन्स के साथ न्यूक्लियस के अंदर। तो जो कोलंबिक एनर्जी है वो ज्यादा डोमिनेंट होती है एट हायर मास नंबर्स, ठीक है, ज्यादा डोमिनेंट होती है किधर? हायर मास नंबर के ऊपर, ठीक है। तो द कूलम फोर्स बिटवीन प्रोटॉन, जो कूलम फोर्स है प्रोटॉन के दरमियान में इंक्रीजेस मच रैपिडली, वो ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होती है बिटवीन द कोलंबिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इंक्रीजेस मच रैपिडली देन, बल्कि इसको आप देखिए द एनर्जी, ठीक है, बिटवीन प्रोटॉन इंक्रीजेस मच रैपिडली देन द एनर्जी
which tied up the strong force bonds because protons interacting with all other protons in a nucleus. तो कोलम्बिक एनर्जी जो है, the Coulombic energy becomes more dominant at higher mass number. अब टाइम ऐसे ओवर हो रहा है, लेकिन आपको जुमला एक्सप्लेन करना पड़ा, ठीक है। तो देखें, अब ये एनर्जी कौन सी कोलम्बिक एनर्जी की बात हो रही है। बिटवीन प्रोटॉन इंक्रीजेस मच रैपिडली, यानी कि आप जब मास नंबर बढ़ाते हैं, जाहिर बात है मास नंबर बढ़ाओगे तो थोड़े से प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे ना, प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स के बढ़ने से जो उनके दरमियान में कोलम्बिक एनर्जी है वो भी रैपिडली इंक्रीज होगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि प्रोटॉन के और प्रोटॉन के दरमियान में कोलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं वो सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को उस कोलम्बिक रिपल्शन की वजह से इफेक्ट करते हैं, क्योंकि कोलम्बिक फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ नहीं? देखो इसकी सिंपल सी एग्जांपल जो है वो हम ये ले सकते हैं कि सपोज करें कि यहाँ पर ये जितने स्टूडेंट बैठे हुए इनके दरमियान में दो किस्म की फोर्सेस हैं। एक कूलम, मैं आपको एक दफा ये कंसीडर करता हूँ कि आप प्रोटॉन हैं, आप में से कुछ प्रोटॉन भी हैं अंदर, इनके कुछ न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, अब ये एक प्रोटॉन बैठा हुआ है यहाँ पर, वो पीछे एंड के ऊपर दूसरा प्रोटॉन बैठा हुआ है। इस प्रोटॉन का असर यहाँ से लेकर वहां तक जा रहा है। इधर ये वाला प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन, ये सब का असर है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जो ये वाला प्रोटॉन है, इसका उधर जो न्यूट्रॉन बैठा हुआ है, इनके दरमियान में जो स्ट्रांग फोर्स है वो उतनी ज्यादा है। यहां ये वाला जो प्रोटॉन है, ठीक है, इसके साथ जो पिछला प्रोटॉन बैठा हुआ है, आप देखें इन प्रोटॉन के दरमियान में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स भी होती है, ठीक है। उसके दरमियान में भी जो है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इनके दरमियान में जो कोलम्बिक रिपल्शन है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा है। अब पता नहीं बात समझे, मैं इसको एक और तरीके से भी इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये एक प्रोटॉन, ठीक है, इसके साथ ये प्रोटॉन खड़ा हुआ, इधर भी एक प्रोटॉन है, इधर भी एक प्रोटॉन है, इधर भी एक प्रोटॉन, इन सब के दरमियान में कोलम्बिक रिपल्शन, और वो कोलम्बिक रिपल्शन के दरमियान में स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों के दरमियान में स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन इसके और इसके दरमियान में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह दूसरा न्यूट्रॉन्स के लिए, ठीक है। अब आप एक न्यूट्रॉन इधर रख दो, ये न्यूट्रॉन है,
एक न्यूट्रॉन इधर रख दो, एक न्यूट्रॉन इधर रख दो। अब मुझे बताओ इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगी और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में कम होगी, लेकिन इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के दरमियान में कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन तो उतनी ही है, यानी कि उसका एक जैसा इफेक्ट है सारे प्रोटॉन्स को। इस वजह से जो कूलम्बिक एनर्जी है, जब मास नंबर इंक्रीज होता है तो कूलम्बिक एनर्जी जो है वो डोमिनेट करती है। अब पता नहीं मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता, ठीक है। अब मैंने इसको जितनी मैं एग्जांपल से बता सका मैंने बता दी।